है? कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। चलो चलिए, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का जो विषय है वो है प्राकृतिक खेती का। अभी हम लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती का मतलब है कि हम फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और फसलों में कोई कीट और बीमारी ना लगे, इसके लिए कीटनाशक रसायन और फफूंदनाशक रसायनों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पशुपालन हमारा कम हो गया तो खरपतवार जो खेत में फसल में मेरी उगते हैं उनको मारने के लिए हम खरपतवार नाशी रसायनों का भी प्रयोग करते हैं। तो 1960 के दशक में जब मेरे देश में खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम था, 50-60 मिलियन टन था, आबादी 34 करोड़ थी, तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की नीतियों से कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि भाई हमको खाद्यान्न उत्पादन में इस देश को आत्मनिर्भर बनाओ, चाहे कुछ भी करो। तो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हरित क्रांति का कार्यक्रम चला और हरित क्रांति का कार्यक्रम जो चला उसमें हम लोगों ने उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग शुरू किया। फिर उनकी ग्रोथ के लिए हमने रासायनिक उर्वरकों को प्रमोट किया। फिर मैकेनाइजेशन आया। फिर फसलों में कीट बीमारियों का प्रकोप बढ़ा तो पेस्टिसाइड आए। सिंचाई साधनों का विस्तार हुआ, भूगर्भ जल का दोहन हुआ और ये करते करते 60 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति 1990 में हम आत्मनिर्भर हो गए। 1960 में जहां हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन 60 मिलियन टन था, वहीं वो उत्पादन बढ़ करके 190 मिलियन टन पर पहुंच गया। इधर देखा जाने लगा कि ये जो हमने कुछ कार्यक्रम अपनाए थे उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए। तो जब साइड इफ़ेक्ट हमने देखे तो पता चला कि हमारे देश की भूमि के नीचे जो 30, 40, 35, 50 फुट पर पानी हुआ करता था वो 150, 200, 300 फुट पर चला गया। हमारी ज़मीनों में, भूमियों में जो कृषि योग्य भूमियाँ थीं उनमें जो ऑर्गेनिक कार्बन या ह्यूमस की मात्रा थी 1%, वो घट करके 0.3% रह गई। जो मेरे ज़मीन के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी थी, नाना प्रकार की चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, मेंढक, केंचुए, वो सब समाप्त हो गए। आज देखा जाए तो अब हम प्राकृतिक संसाधनों का और अधिक दोहन नहीं कर सकते और अगर हम प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन में मैंने लिखा है भूमि, जलवायु और बायोडाइवर्सिटी, अब भूमि को और अधिक दोहन नहीं कर सकते क्योंकि भूमि का दोहन हम जितना करना था कर चुके। ज़मीन के नीचे का पानी हम और दोहन नहीं कर सकते, जितना करना था कर चुके। और बायोडाइवर्सिटी को लगभग हम नष्ट कर चुके। इसके बावजूद भी अगर देश की नीतियां, देश के कृषि वैज्ञानिक, देश का किसान भांग खा करके सोया हुआ है, तो मेरा अपना मानना है कि अब इस धरती से मानव सभ्यता विलुप्त होने की कगार पर है। हम इस पीढ़ी के हम अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं हैं कि इस हमारे मरने के बाद इस संसार में कोई होगा नहीं। हमारे मरने के बाद भी इस देश में, इस धरती पर हमारी आने वाली संतानें पलेंगी। तो अपनी संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए आज हमें रासायनिक खेती बंद करके प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। कारण कि 50 साल के इस दौड़ में, 50 साल कृषि की अंधी दौड़ में, लालच में, उत्पादन बढ़ाने की चक्कर में हमने जो गमाया है उसकी भरपाई अब बहुत मुश्किल है। अन्यथा हर साल किसान की लागत बढ़ जाती है, उत्पादन वहीं ठहर गया है,
बाज़ार में आपका वस्तु जो आपने पैदा किया क्या हिसाब बिकेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार देश के किसान आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मरता क्या न करता, कर्ज का बोझ है। किसी ज़माने में खेती को उन्नत व्यवसाय का दर्जा दिया जाता था। अगर इतिहास को देखें तो 17वीं शताब्दी में हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। 17वीं शताब्दी में भारत को पुरोहित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था और 17वीं शताब्दी तक हम दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देश में गिने जाते थे। और आज क्या हुआ? रासायनिक युग का केवल 50 साल बीता कि किसी भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है। किसान जो गरीब है उसके चेहरे पर तो मुस्कान होने का कोई सवाल नहीं, जो धनवान है उसके चेहरे पर भी मुस्कान नहीं है। हर व्यक्ति लगभग बीमार है। अस्पताल जाएंगे तो अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देख करके आपके होश फाख्ते हो जाएंगे कि बाप रे बाप, ये दृश्य है। मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है। मतलब मनुष्य जिंदगी और मौत के बीच में उलझ के रह गया है, ना हंसता है ना रोता है। क्यों? अब जब प्राकृतिक खेती, मैंने लिखा है प्राकृतिक खेती करनी है, तो प्राकृतिक खेती की बात जब भी आएगी तो सीधे सीधे समझना है कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं इस प्रकृति की व्यवस्था के बीच में रहता हूँ। धरती के ऊपर चलता हूँ, फिरता हूँ, खेती करता हूँ। धरती के गर्भ से पानी निकाल करके पीता हूँ। धरती के ऊपर खड़े वृक्षों के द्वारा उत्पन्न की गई, वो सर्जित की गई ऑक्सीजन को लेता हूँ। धरती में उगने वाले अनाज, फल, सब्जी को खाता हूँ। और जितना भी केमिकल ज़मीन में डालता हूँ, तो जो बोएंगे काटना तो पड़ेगा। आपने जितना केमिकल यूरिया, डीएपी, पोटास के रूप में या इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड के रूप में आपने ज़मीन में डाला है, वो सारा का सारा केमिकल आपके भोजन में, पानी में, हवा में मिल करके आप ही के शरीर में जा रहा है। हम यहाँ हंसने आए थे कि रोने आए थे? हरि भजन को ओटन लगे कपास। परमात्मा ने मनुष्य को धरती पर इसलिए भेजा है कि जा, तू इस बगिया का माली है और इस बगिया में मैंने जितने भी फूल खिलाए हैं, जितनी भी 84 लाख योनियों की माया को रचाया है, बसाया है, सजाया है, तुम उन सब के साथ मिलकर के परस्परता में जीना। हम एक माली की हैसियत से इस धरती पर हैं। लेकिन आज इस कलयुग में, इस कलयुग का माली कैसा है? तो किसी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेता है, रखे जो सुरखुरू गुलशन कोई माली नहीं मिलता। सारे के सारे लोग, चाहे विधायिका के लोग हों, चाहे कार्यपालिका के लोग हों, चाहे न्यायपालिका के लोग हों, सारे के सारे लोग मिल करके और इस प्रकृति के वैभव को लूट करके धनाढ्य बनने की कोशिश में लगे। तो मित्र, प्राकृतिक खेती जब भी हम करेंगे तो आप देखिए, प्राकृतिक खेती में पहले तो हमें यही समझना है प्राकृतिक खेती क्या है। ये विषय आएगा क्योंकि अभी हम रासायनिक खेती कर रहे हैं। तो रासायनिक खेती के दुष्परिणाम मैंने बता दिए। अब आपका मन कर रहा है कि मैं प्राकृतिक खेती करूं, तो जब आपका मन बन जाएगा कि वास्तव में रासायनिक खेती के दुष्परिणाम बहुत भयावह होने वाले हैं, कभी ऐसा ना हो कि मुझे पीने का पानी ना मिले, कभी ऐसा ना हो कि जिस ज़मीन पर आज मैं कुछ पैदा करता हूँ वो ज़मीन वो भी पैदा करने लायक ना बचे। तो प्राकृतिक खेती क्या है? तो सिंपल सी बात है, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार की जाने वाली खेती को प्राकृतिक खेती कहते हैं। हमारे खेत में, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति कितनी है उसके अनुसार मुझे फसल बोनी है।
हमारे खेत के नीचे पानी कितना लेवल पर है उसके अनुसार मुझे फसल की चुनाव करना है कि अगर पानी ज़्यादा नहीं है तो मुझे गेहूं धान नहीं बोना है, मुझे दलहनी तिलहनी फसलें बोनी हैं, श्री अन्न बोना है यानी मोटे अनाज की खेती करनी है। अगर मेरे खेत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी खराब हो गई है यानी कि केचुआ नहीं है, मेंढक नहीं है, तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, तो हमें सब्जियों की खेती नहीं करनी है। अन्यथा फिर आपको पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, रासायनिक उर्वरक डालने पड़ेंगे, ज़मीन में गहरी बोरिंग करा करके फसल की सिंचाई के लिए पानी निकालना पड़ेगा। और ये फिर वही हो गया कि हम अप्राकृतिक खेती करने लगे। प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन अगर मुझे गन्ना बोना है और गन्ने के लिए मेरी प्रकृति अलाउ नहीं करती तो फिर मुझे प्रकृति को गन्ने के मुताबिक बनाना है। ज़मीन में जीवांश कार्बन ह्यूमस कम है तो ह्यूमस बढ़ाना है। ज़मीन के नीचे का पानी अगर 200-300 फुट नीचे खिसक गया है तो वाटर लेवल कैसे बढ़ेगा, यानी कि वर्षा का पानी रोक करके नीचे पहुंचाना है और ऐसी कोई फसल नहीं बोनी जिससे मुझे पानी नीचे से निकालना पड़े। जब ऐसा हम कुछ करते हैं तो उसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार या तो मुझे फसलों का चयन करना है अथवा प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना है। फिर बात आती है प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसलिए है कि अगर मित्र अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की आप कामना रखते हैं तो इसलिए ज़रूरी है। अगर मैंने तय किया है कि अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली, तो ठीक है, आप पानी लूट करके, धरती की उर्वरता लूट करके मर के चले जाना, फिर बच्चों का यहाँ जो हाल होगा वो बच्चे देखेंगे। क्योंकि मैंने बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं। तो प्राकृतिक खेती इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। कैसे करनी है? सिंपल सी कहानी कि जो ज़मीन है हमारी उसकी उर्वरता को बढ़ाना है। हमें अपनी ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाना है। खेती हम यहाँ करेंगे अपने खेत में, इसमें ह्यूमस एक प्रतिशत से अधिक हमें इस ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक करना है। और जब ह्यूमस की मात्रा को हम 1% से अधिक करने का प्रयास करेंगे तो दो चीज़ों की ज़रूरत है। जितना भी फसलों का अवशेष है, जितना भी पशुओं का मलमूत्र है, खेत में जितने भी प्रकार के खरपतवार उगते हैं, खरपतवार अगर उग जाएगा, बढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ बायोमास रिटर्न करेगा। फसल के अवशेष जो मैं कतिपय कारणों से जला देता हूँ, फेंक देता हूँ, बेच देता हूँ, तो फसलों के अवशेष को अगर पशु आपके घर में नहीं है तो बेचना नहीं है, फेंकना नहीं है, जलाना नहीं है। यानी इस ज़मीन से जितना कुछ लाते हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वस्तुएं ज़मीन को रिटर्न कर देनी है। ये कार्बनिक पदार्थ है। अब इस कार्बनिक पदार्थ को सड़ाएगा कौन, ह्यूमस में कन्वर्ट कौन करेगा? इसके लिए आप एक नाम आजकल सुन रहे हैं, जीवामृत। जीवामृत का सिंपल सा विज्ञान है कि पिछले कई सालों में जो हमने पेस्टिसाइड यूज किए, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, कई बार इस देश में क्या प्रचलित किया गया, क्या किसानों के दिमाग में भर दिया गया कि दीमक फसलों की दुश्मन है। किसी किसान के खेत में गन्ना खड़ा है, गेहूं खड़ा है और उसके कुछ 2% 3% पौधे किसी दूसरी बीमारी के कारण सूख गए हैं, तो सूखे हुए पदार्थ को खाने के लिए दीमक आ गई है। दीमक कभी भी किसी जिंदा पेड़ को नहीं खाती। पेड़ पहले किसी अन्य रीजन से सूखा है, बाद में दीमक आई है,
लेकिन वैज्ञानिकों ने, देश के बुद्धिजीवियों ने कहा, जब आपने कहा कि साहब मेरे खेत में कुछ पेड़ सूख रहे हैं, तो लोगों ने कहा उखाड़ के देखना, ऐसा तो नहीं कहीं दीमक है। किसान ने उखाड़ के देखा तो वास्तव में दीमक थी। तो फिर उसको बताया गया क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करिए 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। तो उन्होंने तो अपना क्लोरोपाइरीफास बेच लिया। बदले में आपको क्या दिया कि आपके खेत का केंचुआ मर गया और आपके खेत में जो 2 और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे वो मर गए। तो जब खेत में सूक्ष्म जीवों की माया नष्ट हो गई और आपने यहाँ गोबर या फसलों के अवशेष डाले हैं, तो प्रश्न ये है कि इस रॉ मटेरियल को ह्यूमस में कन्वर्ट कौन इकाई करेगी? क्योंकि मैकेनिज्म ह्यूमस बनने के लिए जो मशीनरी चाहिए थी वो तो मेरे खेत में है नहीं। तो ये पदार्थ यहीं पड़े रह जाते हैं, टूट जाते हैं, बट ये ह्यूमस में, जीवांश में नहीं कन्वर्ट होते, इसलिए फसलों को भोजन नहीं मिलता और अल्टीमेटली फिर हमें यूरिया, डीएपी, पोटाश देना पड़ता है। तो खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। खेत में जो जीवाणु नष्ट हो गए हैं उनको जंगल की मिट्टी से ला करके रिप्लेस करना है। और वो खाएंगे क्या? जैसे दही एक ह्यूमस है। मान लीजिए मेरे जीवन में दही बड़ा उपयोगी है, तो दही के लिए हमें दूध भी चाहिए और जामन भी चाहिए। अगर दही जमाना है, मैं कहीं से जामन बाज़ार से मांग करके ले आऊं और दूध ना खरीदूं तो दही नहीं बनेगा। या किसी ने कहा कल दही खाना है, दूध ले आना बाज़ार से, और मैं 1 किलो दूध खरीद के ले आया, जामन भूल गया, तो भी दही। तो ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए कार्बनिक पदार्थ डालने पड़ते हैं, और वो जीव जो नष्ट हो गए हैं वो डालने पड़ते हैं। वो जो जीव नष्ट हो गए हैं वो जंगलों में हैं। गांव के खेत में, खलिहानों में जो घूरे हैं, जो बाग बगीचे हैं जहां लोग पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, लावारिस बगिया है, लावारिस एक छोटा सा जंगल है, वहां पर हैं। तो अगर आपके गांव के आसपास कोई ऐसा परिदृश्य है कि जहां आप समझते हैं कि यहाँ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, वहाँ से मिट्टी ला करके बनाना है जीवामृत, या फिर जंगल जाना है वहाँ से ला के बनाना है जीवामृत, या मैं कहता हूँ कि झांसी आ जाइए और मेरे यहाँ से जितना मर्जी हो उतना जीवामृत ले जाइए कल्चर, और उस कल्चर को आप आगे गुड़ डाल करके वो कल्चर, वो मिट्टी ड्रम में डालेंगे, पानी भर देंगे और उसके भोजन के लिए निरंतर गुड़ डालते रहेंगे। गुड़ या चीनी ही उसका मुख्य भोजन है। आटा बेसन डालें ना डालें। गौमूत्र और गोबर की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जंगल में जहाँ ये जीवाणु हैं वहाँ गाय नहीं जाती, वहाँ जीवाणु क्या गाय के गोबर पे पलते हैं। तो जीवाणुओं के भोजन के लिए किसी भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ हो, किसी भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ हो, जीवाणु ये नहीं कहता मुझे गाय का गोबर चाहिए। जीवाणु ये कहता है कि अगर मुझे फास्ट ग्रो करना है, मेरा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा तेज करना है, तो मुझे कोई भी ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर नाम की चीज़ दे दो। तो चीनी दे दो, ग्लूकोज दे दो, गुड़ दे दो, खांड सारी दे दो, गन्ने का सीरा दे दो, गन्ने का रस दे दो, तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो हमें जीवामृत में जीवाणुओं की संख्या को तेज़ी के साथ बढ़ा करके और खेत में जो जीवाणु नष्ट हो गए थे उनको फिर से प्रवेश करा देना है। तो ऐसे करनी है जैविक खेती कि ह्यूमस बढ़ाना है। दूसरा क्या करना है, क्योंकि मैंने बताया है कि पानी, जमीन की उर्वरता और पानी का स्रोत केवल बारिश है। पानी आप सोचते हैं भूगर्भ जल से निकाल रहे हैं, कब तक निकालोगे? अगर बारिश नहीं होगी तो बारिश हो जाएगी, बारिश का पानी बह करके समुद्र में चला जाएगा, तो ज़मीन के नीचे जो वाटर है, जो भूगर्भ जल स्तर है, उसको रिचार्ज करने की प्रक्रिया है कि बारिश का पानी अगर खेत में रुकेगा, सीपेज होके नीचे जाएगा, तो फिर वाटर लेवल मेरा ऊपर आएगा और मेरी पीढ़ियों को पानी का संकट नहीं देखना पड़ेगा। अन्यथा तो पानी को लेकर के विश्व युद्ध हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो खेत की मेड़ बनानी है, खेत की मेड़ बनानी है ताकि वर्षा का पानी मेरे खेत में रुके
अब कई बार किसान कहता है कि साहब अगर खेत में पानी रुक जाएगा तो मैं फसल कैसे बोऊंगा। तो ठीक है, इतने एरिया में पानी रुकता है, रुक जाने दीजिए, इतने में फसल बोइए, इतने में मत बोइए, क्योंकि पानी भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाना मेरी पहली ज़रूरत है। अन्यथा यहाँ फसल बो लेंगे, रबी आएगी, फिर ज़मीन से पानी निकाल करके सिंचाई करेंगे, वाटर लेवल नीचे खिसकता चला जाएगा। तो भूमि में ह्यूमस बढ़ाना है, बारिश के पानी को खेत में रोकना है। दूसरा, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने हैं, क्योंकि मैंने फिर बताया, अभी आप जीवामृत के लिए जीवाणु कहाँ से लाए थे? जंगल से। तो अगर ये खेत की मेड़ पर आप खेत में जंगल नहीं तैयार करेंगे तो फिर ये जैसे अभी 50 सालों से यूरिया डीएपी पर डिपेंड थे, ऐसे फिर आप जीवामृत पर डिपेंड रहेंगे, हर साल जीवामृत बनाते रहेंगे। मैं कहता हूँ समझदार अगर कोई किसान होगा तो एक बार जीवामृत बनाएगा, 2 साल 3 साल बनाएगा, खेत की मेड़ पर पेड़ लगा लेगा, शीशम का, जामुन का, पीपल का, पाकड़ का, बरगद का, और अपने फल वाले भी लगा लो, लकड़ी वाले भी लगा लो, मना नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा पेड़ ज़रूर लगाइए जिसके फल पक्षी खाते हो। क्योंकि अगला मुझे करना क्या है, ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यानी खेत में चिड़ियाँ हों, तितलियाँ हों, मधुमक्खियाँ हों, ये तभी संभव है जब खेत में जंगल होगा। तो खेत की मेड़ पर जंगल का तैयार करना है, ताकि कल 2, 4, 6 साल के बाद फिर मुझे जीवामृत से भी मुक्ति मिल जाए। क्यों? जैसे कि जीवामृत की कहानी तो आज आई है, 60-70 साल पहले जीवामृत कहाँ था? तो हमारी ज़मीन में जब ह्यूमस था तो जीवामृत वहाँ था, जीवाणु वहाँ थे। तो हमने रसायनों का प्रयोग बंद कर दिया और खेत की मेड़ पर पेड़ लगा लिए, तो जीवाणु निरंतर हमारे खेत में बने रहेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे अगर देश के किसान प्राकृतिक खेती से जी चुराएंगे कि साहब हम तो नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल है, हम क्यों करें, हमको तो सरकारी अनुदान पर, भारी भरकम अनुदान पर यूरिया डीएपी मिल रहा, मैं क्यों नहीं डालूंगा। साहब जब दुनिया बोरिंग से पानी निकाल रही तो मैं भी निकालूंगा। तो आज अगर ये कह रहे हो कि दुनिया बोरिंग से पानी निकाल रही इसलिए मैं भी निकालूंगा, तो दुनिया के बच्चे मरेंगे तो तुम्हारे बच्चे मरेंगे। ये भी संकल्प लो कि ठीक है साहब, फिर दुनिया मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर इतनी तैयारी कर रखी है तो कोई बात नहीं, मत करो प्राकृतिक खेती। अन्यथा अगर थोड़ी भी संवेदनाएं बची हों अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति, थोड़ी सी भी संवेदना बची हो, तो फिर प्राकृतिक खेती हमें करनी है और देश के हर किसान को बताना कि भाई प्राकृतिक खेती शुरू करो, यही विकल्प है, किसी बेवकूफ़ी के चक्कर में मत पड़ो। लालच और स्वार्थ, मैं फिर कहूँगा, प्रकृति की व्यवस्था जो प्राकृतिक खेती है, ये प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है, और प्रकृति की व्यवस्था का मतलब है भगवान, प्रकृति माने भगवान, पंच महाभूत। तकलीफ तब होती है एक बार इंसान को ठग ले, बात बनती है। एक बार एक इंसान दूसरे इंसान को ठग ले, बात चल जाती है। लेकिन जब दुनिया का हर व्यक्ति भगवान की माया को ठगने लगेगा, ज़मीन पर डकैती डालेगा, ज़मीन के नीचे के पानी पर डकैती डालेगा, ज़मीन के ऊपर खड़े हुए पेड़ों पर डकैती डालेगा, और 84 लाख योनियों की माया को नष्ट करने पर उतारू हो जाएगा, तो फिर कहते हैं कि अब तो तेरा भगवान ही मालिक है। भगवान ही की अति कृपा हो जाए तो बचा ले, अन्यथा अब कोई बचने वाला। इसलिए मित्र, प्राकृतिक खेती हमारी आज की पहली आवश्यकता है। अगर जिंदा रहना है, अगर मुस्कुराना है, अगर अस्पताल नहीं जाना है, तो प्राकृतिक खेती करनी है। और खेती का मतलब क्या है? खेती एक विचार है, खेती एक संस्कृति है, खेती एक संस्कार है, जो खेती एक पूजा है, खेती साधना है, खेती आराधना है, खेती उपासना है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, कोई किसान अगर तरीके से खेती करता है, उसने खेत की मेड़ पर पेड़ लगाए हैं, वर्षा का पानी बचाया है, खेतों में सहफसली खेती करता है, तितली को, चिड़िया को, मधुमक्खी को, दीमक को नहीं मारता है,
इससे बड़ी भगवान की क्या पूजा हो सकती है? जो व्यक्ति भगवान की व्यवस्था के साथ चलता है, मिल करके भगवान की व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देता, भगवान उससे खुश होता है। और जो व्यक्ति प्रकृति की माया को लूटता है, वो धार्मिक अनुष्ठानों के चाहे जितने क्रियाक्रम कर ले, उस पर भगवान की मेहरबानियाँ नहीं हो सकती। नमस्कार।